तो लड़ाई संघर्ष का अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो हम लोग कर रहा है। उनके पास पावर है ना, जैसे 48 घंटा बढ़ा दिया था, 48 घंटा बढ़ा दिया। 5 मिनिस्टर ने लिख के दिया हम कारपोरेशन नहीं करेंगे करके। यही बीजेपी सरकार में मनोहर पर्रिकर था, उन्होंने हमको लिख के दिया हम कारपोरेशन नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया ना। तो पावर अधिकार है तो करेगा, लेकिन हम फाइट कर रहा है, हम संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ये वीडियो बेहद खास है उन देश भर के उन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं आयुध कारखाना, जिससे कि आपको देश में चाहे फौज सरहद पर लड़ रहे फौज को जो गोला बारूद देते हैं, वहीं उसी आयुध फैक्ट्री में ये सारा सामान बनता है। चाहे देश की सरहद पर सुरक्षा का मसला हो या फिर देश के अंदर जो पुलिस फोर्स होती है उसको जो हम लड़ने के लिए जो सामान देते हैं, एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो सारा इन्हीं देश भर के 41 सरकारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध कारखानों में बनता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना अहम विभाग है और कितना अहम फैक्ट्री है देश की सुरक्षा के लिए। देश की सुरक्षा का मतलब हमारी आपकी सबकी सुरक्षा के लिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 41 देश भर के उन 41 फैक्ट्रियों में काम करने वाले 60,000 कर्मचारियों की, जो कि आज एक एक दिन कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति में बिता रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब से सरकार ने 2021 में इन तमाम आयुध फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेटाइज यानी कि निगमीकरण करने का फैसला किया, जिसका कि विरोध किया था उसी संगठन ने जिसने कि ओपीएस के मसले पर उसने जेसीएम की बैठक का बहिष्कार कर दिया, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने। उसके जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है अंगवानी। नमस्कार सर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों का बड़ा मतलब सुनने में आता है कि वो मतलब उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति है, जब से सरकार ने 2021 में इसको निगमीकरण करने का, कॉर्पोरेटाइज करने का फैसला ले लिया था। हालांकि आपके संगठन ने विरोध किया था तब से, लेकिन अब तो 3 साल हो गया है। तो क्या है उस लड़ाई में सर? देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करके अभी 3 साल का ऊपर हो चुका है। ये 3 साल का अनुभव क्या है? सरकार का डिसीजन टोटल फेलियर है। क्या पर्पस बोल के सरकार ने इसको कॉर्पोरेटाइज करके 7 टुकड़ा किया, वो टोटल फेलियर करके हम लोग पॉइंट वाइज क्या क्या कारण के लिए सरकार का निर्णय फेलियर हो चुका है उसको वापस लेना करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब को हम लोग ने राइटिंग में 2 दफा चिट्ठी दिया। कब सर? उसी से पिछले साल भी दिया, उसका पहले भी दिया। अच्छा, ठीक है। अभी तक उसको हम लोग को कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, आज परिस्थिति क्या है? हम लोग ने क्यों विरोध किया कॉर्पोरेटाइजेशन, वो एक अभी धीरे धीरे हम लोग क्या बोला वो ठीक ही करके हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्पोरेटाइज होने के बाद अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी लोग ने बोल दिया आपको हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। अब अभी कंपनी हो गया ना, आप टेंडर में प्राइवेट में उसका साथ पार्टिसिपेट करो, टेंडर डालो, आपको L1 में आप आएगा, मतलब लोएस्ट कोटेशन में आप आएगा, आपको काम मिलेगा, नहीं तो काम नहीं मिलेगा। तो काम का सवाल है। 25 का ऊपर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम नहीं है। अच्छा, अब किधर काम है उधर भी मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने का, मटेरियल देने का, मैनेजमेंट का फेलियर का वजह से उधर भी प्रॉब्लम्स है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को ओवर टाइम उनका तनख्वाह में एक पार्ट था। क्यों ओवर टाइम देता था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऐसा सिस्टम है, आर्मी आपको 5 साल का पहले नहीं बोलता है उनको क्या चाहिए करके, वो 1 साल का पहले ही बोलता है हमको अगला साल ये माल चाहिए। तो वो ऑर्डर मिलने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसको रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से लेके आना है, उसके लिए 5-6 महीने खत्म होता है। फिर बाकी 6 महीने में आपको 1 साल का काम पूरा करना है। वो करने के लिए ओवर टाइम का जरूरत था। तो ओवर टाइम हमारा कर्मचारी का तनख्वाह में एक पार्ट एंड पार्शियल हो चुका था, मतलब थोड़ा बढ़ जाता था तनख्वाह से, तनख्वाह बढ़ जाता था। लेकिन 1/10/2021 का बाद जब कॉर्पोरेशन बनाया, सबसे पहले तो विक्टिम हुआ ओवर टाइम।
तो उसमें हमारा तो कर्मचारी उनका प्लानिंग करके रखा था, बैंक से लोन लिया कुछ छोटा फ्लैट खरीद करने के लिए, नहीं तो एक प्लॉट खरीद करके एक छोटा मकान बनाने का, बच्चा लोग का एजुकेशन के लिए, एक गाड़ी खरीद करने के लिए, ये सब ईएमआई पेमेंट करना है। लेकिन अचानक तनख्वाह में 20,000 25,000 रुपया कम होने के नाते उन लोग बहुत परेशान में है, बहुत परेशान में है। नंबर 1। नंबर 2, अब 7 कंपनी हो गया, पहले एक चेयरमैन था, अभी तो 7 CMD है। 7 CMD उनका तरीके से, अच्छा, मतलब पूरे 41 जो फैक्ट्री था जो कि उसको 7 कंपनी में बना 7 कंपनी बना दिया। अब 7 कंपनी बनाने के बाद कंपनी वो चुका करके मैनेजमेंट तो हमारा पास सब पावर है, हमारा पास सब अधिकार है, तो एम्प्लॉइज का खिलाफ में क्या क्या कर सकता है वो किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हमारा वर्किंग आवर था, शनिवार में हम 4 घंटा 4-3-4 आवर्स काम करता था। अच्छा। मतलब वीकली वर्किंग आवर 44-34 आवर्स था, उसको अचानक 48 कर दिया। अच्छा। हमने कंपनी हो गया इसलिए 48। उसका खिलाफ में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया। ठीक है। कारण कैबिनेट का डिसीजन क्या है, हम जब तक डीम्ड डिपुटेशन में रहेगा तब तक हमारा सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है। अच्छा। तो वर्किंग आवर हमारा सर्विस कंडीशन है। तो हाई कोर्ट ने फिर सरकार का वकील को पूछा, बाबा एक तरफ तुम बोल रहा है इनका सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है, अब दूसरा तरीके से आप उसको सर्विस कंडीशन कैसे बदल कर रहा है। ये सवाल जज साहब ने पूछने के बाद फिर उसको बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि आपकी जीत हो गई। अब जीत हो गया। अच्छा, अब जीत हो गया। अब तो फिर कारपोरेशन के खिलाफ में हमने केस फाइल किया, उसमें भी हमने आर्ग्यूमेंट रखा है। हम तो सरकार कर्मचारी में नौकरी में आया ना, हमको आप कैसे कंपनी का कर्मचारी बनेगा, जबरदस्ती नहीं बन सकता है। ऐसा करके हमने बहुत आर्ग्यूमेंट कोर्ट में रखने के बाद सरकार ने खुद एक वकालत दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। उसमें उन्होंने खुद बोला, हम जबरदस्ती कोई कर्मचारी को कंपनी में नहीं डालेंगे, उनका इच्छा है तो कंपनी में जा सकता है, उनका इच्छा नहीं तो सरकार में रह सकता है। ये भी हमारा जिद है। उसका वजह से अभी एक साल अभी हमारा डीम्ड डिपुटेशन एक्सटेंड कर रहा है। अभी दिसंबर 25 तक है एक्सटेंशन। लेकिन हम लोग सरकार के सामने राजनाथ सिंह साहब को ये मेमोरेंडम सबमिट किया, आपने कोर्ट में ऐसा आश्वासन दे दिया हम जबरदस्ती किसी को भी कंपनी में नहीं डालेंगे, फिर आप एक नोटिफिकेशन इशू करो, एक कितना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी है वो रिटायरमेंट तक सरकार में ही रहेगा। अच्छा, ऐसा एक नोटिफिकेशन इश्यू करके झंझट खत्म करिए। लेकिन अभी तक वो नहीं किया। फिर अनुकंपा नियुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, हम सरकार कर्मचारी है, वो कर्मचारी का डेथ हो गया फैक्ट्री एक्सीडेंट में, बाकी कोविड का वजह से अलग अलग कारण में, उसका फैमिली का नौकरी तब कारपोरेशन बनाया, बंद करके रखा है। ये बहुत अन्याय है। बाकी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट अनुकंपा नियुक्ति का बैन नहीं है, लेकिन इधर बैन करके रखा है। उसका खिलाफ में हम कम से कम 25 चिट्ठी लिखा है रक्षा मंत्री को, सेक्रेटरी को, सबको, एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लागू करो। इतना प्रयास के बाद आज हमको खबर मिला उन्होंने उसके लिए एक पॉलिसी बनाया। अच्छा, आज मतलब खबर मिली? आज खबर मिला, लेकिन वो भी फाइनल नहीं है। अच्छा, वो सभी 7 CMD को भेजा है। अच्छा, ये पॉलिसी आप पढ़ो, उसमें क्या है उसके बारे में विचार देव करके। अच्छा, अभी हमारा मीटिंग है 19 तारीख। लेकिन आपके मतलब ये है ना कि चलिए आपने जो मतलब इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे उस पर कुछ न कुछ लड़ाई की वजह से, हाँ, कुछ न कुछ आपकी लड़ाई और संघर्ष का वजह से, हाँ, ठीक है। हाँ, अभी वो भी एक मुद्दा है जी। तो और मुद्दा है, ठीक है, कुछ फैक्ट्री में काम है, मान लिया MIL ग्रुप का फैक्ट्री है, AVNL कंपनी का फैक्ट्री है, थोड़ा बहुत लोड है, ठीक है, लोड है। अभी इस 3 साल में 10,000 कर्मचारी रिटायरमेंट में चले गया, आदमी नहीं है काम करने के लिए। हम बोल रहा है अरे बाबा वैकेंसी फिलअप करो, सरकार का कानून तो है, रिक्रूटमेंट रूल है, उसी बेसिस पे इनको, हमारा अप्रेंटिस लड़का लोग है, इसको 10 साल 15 साल से नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी दे दो। लेकिन नौकरी नहीं दे रहा है उनको, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ले रहा है। ये तो एक शोषण है ना, एक्सप्लॉइटेशन है ना। कंपनी अभी भी सरकार का है ना जी, अभी भी तो वो तो सरकार का ही है। सरकार कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? लेकिन
अप्रेंटिस को परमानेंट नौकरी दे दो, अनुकंपा नियुक्ति दे दो, ये सब लेके हम लोग फाइट कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ये तो एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम्स है, उनका इश्यूज है। उनके सेवा शर्तों पे कोई असर सर इसके अभी तक निगमीकरण नहीं करने कर सकता ना, कारण कोर्ट में आश्वासन दिया है AIDF के केस अच्छा, में, अभी नहीं हो अभी नहीं है। अच्छा, वो तो है, लेकिन इनका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है वो भी हमको बोलना पड़ेगा अच्छा, ना। मतलब ये 7 कंपनीज में हम्म, अभी 6 कंपनी में परमानेंट CMD नहीं है। मतलब ये तो ये कह लीजिए कि आपके चूंकि संस्था ने IDF ने कोर्ट में डाला हुआ था याचिका, थी इसलिए कर्मचारियों पर कुछ कर्मचारी नहीं, सुरक्षित है, नहीं अगर होता तो नहीं कुछ- होता तो वो कुछ भी कर सकता था, उनका पास पावर है ना। जैसे 48 घंटा बढ़ा दिया था। 48 घंटा बढ़ा दिया, 5 मिनिस्टर ने लिख के दिया हम कारपोरेशन नहीं करेंगे करके। हाँ, यही बीजेपी सरकार में मनोहर पर्रिकर था, उन्होंने हमको लिख के दिया हम कारपोरेटेशन नहीं करेंगे, लेकिन कर दिया ना। तो पावर अधिकार है तो करेगा, लेकिन हम फाइट कर रहा है, हम संघर्ष कर रहा है। देखो हमारा खिलाफ में एडसा लेके आया, एसेंशियल डिफेंस सर्विस एक्ट। आप हड़ताल करेगा तो खबरदार आपको जेल में डालेंगे। हमने ही दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, अपना फेडरेशन ने केस फाइल किया, उसके बाद ही सरकार ने कोर्ट में आके बोला हम एडसा को वापस कर रहा हूँ, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, तो आज हमारा ऊपर कोई एडसा नहीं है। तो लड़ाई संघर्ष का अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो हम लोग कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, 7 कंपनी बनाया, अभी सरकार ने दूसरा कमेटी बनाया 7 को 4 करने के लिए। अच्छा, फिर किस लिए 7 बनाया, इसलिए 7 कंपनी बनाया। हाँ, जब 4 ही करना था तो सब तो उसका मतलब क्या, सरकार कल का 3 दिमाग हो में जाएगा। भी क्लियर नहीं है हाँ। इसको आगे क्या करना है। इसलिए 7 कंपनी में अभी 6 कंपनी में कोई CMD नहीं, सब टेम्पररी CMD है, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। केवल AVNL कंपनी में परमानेंट CMD है, बाकी सब ऑफिशिएटिंग CMD है, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। इसका मतलब क्या, तो ये सब का कुछ जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमारा तो व्यू है, राइटिंग में रक्षा मंत्री साहब को दिया, हम कैसे NPS के खिलाफ में लगातार लड़ाई में है, ऐसा ही कारपोरेटाइजेशन के खिलाफ में भी हम लड़ाई में है। कारपोरेशन को विड्रॉ करना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पुराना स्टेटस OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करके सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को वापस लेके आना है। ये दोनों मुद्दा को लेके NPS का वापस होना चाहिए, कारपोरेशन को वापस आना चाहिए। ये दोनों इश्यू में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन कोई कॉम्प्रोमाइज करने का तैयार नहीं है। हाँ, समय रहेगा। हमारा तो AIDF का ऐसा इतिहास है, हम एक एक इश्यू 55 साल, 40 साल, 30 साल फाइट करके ही मिला। आज रिटायर्ड कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद CST कैंटीन का सुविधा मिल रहा है, हमारा तो झगड़ा है 35 साल का। उसका बाद ही मनोहर पर्रिकर साहब ने दिया रिटायर्ड एम्प्लॉइज को। अच्छा, पहले नहीं था ये? पहले नहीं था तो हम कितना साल लड़ाई किया। ऐसा ही ब्रिटिशर के जमाने में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कौन मिशन में काम करता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो बाबू काम करता है वो नॉन इंडस्ट्रियल है। उनको छुट्टी ज्यादा है, इनको छुट्टी कम था। 55 साल हमने लड़ाई किया। SM जोशी साहब, SM बैनर्जी, मैथ्यू साहब, इन लोग का नेतृत्व में हम 55 साल लड़ाई किया। 55 साल के बाद ही हमको उनका, बाबू का और वर्कर का, दोनों को बराबर छुट्टी मिला। अच्छा, कितना दिन का लड़ाई है। 55 सरकार कर्मचारी को बोनस ही नहीं था। मोरारजी देसाई साहब ने बोला बोनस नहीं मिलेगा। रेलवे कर्मचारी क्यों 74 में हड़ताल में गया, बोनस के लिए एक डिमांड था ना। बोनस एक डिमांड था। आप उसी में तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने वो हड़ताल को लीड किया, उन्होंने खुद मंत्री हो गया उस सरकार में। लेकिन मोरारजी देसाई साहब ने बोला सरकार कर्मचारी को हम बोनस नहीं देगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह साहब ने 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री हुआ, 6 महीने के लिए उन्होंने हम लोग को बोनस दिया। वो भी कितना साल का लड़ाई है। इसलिए लड़ाई को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप लड़ाई करो, संघर्ष करो, आज नहीं तो कल आपका मांग आपको मिलेगा, ये AIDF का पूरा विश्वास है। तो ये थी हमारी खास बातचीत AIDEF के जनरल सेक्रेटरी C श्री कुमार जी से, जिन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं वक्त कितना लगता है, क्योंकि हमने लड़ाइयाँ 30 साल 50 साल भी लड़ी और तब जाकर हमें सफलता मिली है। तो अभी जो इनके सामने जैसे इस OPS के मसले पर एकदम साफ है कि हमें OPS से कम या और कुछ भी मंजूर नहीं, उसी तरह इस ऑर्डिनेंस जो कोई कॉर्पोरेटाइज कर दिया, जो कॉर्पोरेशन बना है, उसको ये कह रहे हैं कि इस पर भी हमारा फैसला एक है, अटल है, अडिग है कि हमको
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चाहिए, ना कि कॉरपोरेशन चाहिए। तो जो कि सरकार कोर्ट, जो कि AIDF जो कोर्ट में इस मामले को लड़ रही है और उन्हें पक्का विश्वास है कि वक्त कितना भी लगे एक दिन फैसला इनके पक्ष में आएगा और वो जो कॉर्पोरेटाइज करने का जो सरकार ने फैसला किया है वो वापस लेना होगा और एक दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फिर से बहाल होगा। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।